चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। कमल, इससे जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है, और राजीव आप जानते हैं किसका नाम है, आप सब जानते ही हैं। सर, देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो। जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ। मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, बांटती जाती है, बांटती जाती है। राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? शायद मंत्री जी नहीं रहे, इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। सर, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। अब बात समझ में नहीं आई ना? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। देश के बजट पर आज संसद में जोरदार बहस हुई। बजट को लेकर विपक्ष, खासकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जितने टारगेटेड सवाल किए थे, आज चुन चुन कर उनका पॉइंट ब्लैंक जवाब आ गया। राहुल गांधी ने कमल फॉर्मेशन वाले चक्रव्यूह की बात की थी। बजट का हलवा 72% लोगों को नहीं मिलने का दावा किया था। A1 और A2 के नाम पर मोदी पर सीधा हमला बोला था। लेकिन आज बीजेपी की ओर से NG, IG, RG1, SG, RG2 के नाम से कांग्रेस का चक्रव्यूह समझाया गया। LOP का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, ना कि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, ये भी याद दिलाया गया। बीजेपी ने पूछा, कांग्रेस के समय में जो घोटाले हुए उसका हलवा किसने खाया? बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया, 60 साल तक खाते रहे हलवा, जनता को खिलाते रहे बलवा, यानी कि सैंड, रेत। बीजेपी ने आज एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इंटरव्यू की नवभारत टाइम्स की कटिंग पेस्ट की। उस इंटरव्यू की हेडलाइन थी, आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं। इंटरव्यू में राजीव गांधी से ओबीसी आरक्षण का सवाल पूछा गया था। आज इस इंटरव्यू का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में भी किया। संसद में आज अपने जवाब में बीजेपी ने पूछा, ओबीसी आरक्षण पर RG1 सही थे या RG2 यानी राहुल गांधी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने जवाब में बजट प्रावधानों पर पूछे गए एक एक सवाल का सीधा जवाब तो दिया ही, साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संसद, सेना, इकोनॉमी, सब पर हमले हो रहे हैं। सवाल पब्लिक का है कि मोदी ने देश को चक्रव्यूह में फंसाया या राहुल गांधी लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा? कौन सी बात सच है? यही है आज सवाल पब्लिक का। राहुल गांधी ने कल लोकसभा स्पीकर के बार बार मना करने के बावजूद हलवा सेरेमनी की तस्वीर संसद में दिखाई और इस तस्वीर पर यह कहकर हमला किया था, इसमें एक भी आदिवासी, एक भी दलित, एक भी ओबीसी नहीं है। लेकिन हलवा सेरेमनी पर पॉलिटिक्स का वित्त मंत्री ने जो जवाब दिया उसे गौर से सुनना चाहिए। हमारा फिनेंस मिनिस्ट्री के इंपॉर्टेंट स्टाफ, 2 लोग, उनको मैं जिक्र करना चाहती हूं सर। ये सेक्रेट नहीं, प्लीज आप सुन लीजिए। सेक्रेट हलवा के विषय और इसमें इतना इमोशन जुड़ा हुआ है, ये समझ में आएगा सर। रिटायर्ड ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर, उनके पिताजी गुजर चुके थे जब वो अंदर पहुंच गए और बाहर आने का कुछ नहीं है पॉसिबिलिटी। श्री कुलदीप शर्मा जी डिप्टी मैनेजर थे प्रेस का, उनके पिताजी का देहांत होने का विषय उनको अंदर होने के बाद मिला। फिर भी सर वो कमिटमेंट देखिए, वो जब तक फिनांस का बजट डिक्लेयर हुआ तब तक बाहर नहीं आया। मैं उनके सर झुक करके नमन करता हूं। ऐसे लोग हैं सर, उधर उनका सेंटिमेंट है हलवा बनाना और बंटवारा करना, उनको नीचे दिखाना अच्छा नहीं है।
हलवा सेरेमनी के इमोशन का जिक्र कर वित्त मंत्री ने यह बताने की कोशिश की कि उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया था क्योंकि हलवा सेरेमनी के इस इमोशन के बावजूद इस तरह का हमला विपक्ष ने उन पर किया। उधर राहुल गांधी के हलवा वाले हमले का जवाब बीजेपी ने बलवा से दिया। बलवा मतलब बालू यानी सैंड। सुनिए जवाब क्या दिया। सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है। ये वो लोग पूछ रहे हैं सभापति महोदय जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ। मैं पूछना चाहता हूं महोदय, ओबीसी की बात करने वालों से कि 53 में काका कालेलकर कमेटी बनी, 55 में रिपोर्ट आई और 55 से 77 तक 22 साल ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा जी और राजीव जी की सरकारें आई, 10 साल तक ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। जिन्होंने 4 पीढ़ियों तक खाया है हलवा, वो आज हमसे आके पूछ रहे हैं। बीजेपी आज पूरी तैयारी करके आई थी। बीजेपी ने पूछा राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने एससी एसटी ओबीसी हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आरजी फाउंडेशन यानी राजीव गांधी फाउंडेशन में कौन क्या है। बीजेपी की ओर से सवाल यह भी उठा कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं। यूपीए की नेशनल एडवाइजरी कमेटी में कितने ओबीसी एससी एसटी थे। कौन जात हो वाले इस सवाल जवाब में अनुराग ठाकुर वर्सेस अखिलेश यादव हो गया। सुनिए दोनों नेताओं के बयान। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। गुस्सा आ गया अखिलेश जी को, जाति कैसे पूछ ली। यहां मैं पूछना चाहती हूं कि संसद में जाति की चर्चा अगर गाली है, फिर सड़क पर जाति पूछो तो विपक्ष ताली क्यों बजाता है। मैं आपके सामने राहुल गांधी के 2 पुराने बयान रखना चाहती हूं। एक लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब वो बीच सड़क पर एक पत्रकार से क्या पूछ रहे थे। सुनिए राहुल गांधी की जुबानी। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। पत्रकार का नाम जानना है, जाति जाननी है, मोदी जी को तेली बुलाना है, उस वक्त ताली, आज गाली क्यों। वाह, किसे कहें, राहुल जी को या अखिलेश जी को। अखिलेश जी से यह सवाल है कि घटना तो उत्तर प्रदेश की थी जहां पत्रकारों से यह पूछा जा रहा था, तब उन्होंने क्यों नहीं पूछा। हाउ डेयर राहुल गांधी, आप बीच सड़क पर जर्नलिस्ट या पत्रकारों या किसी भी विशेष व्यक्ति से उसकी जाति कैसे पूछ सकते हैं। उस वक्त तो कोई सवाल नहीं था। आज संसद में एंग्री यंग मैन कैसे पूछ ली जाति। मत पूछो भाई जाति, ना संसद में ना सड़क पर। मानती हूं नहीं पूछनी चाहिए, पर फिर संसद में भी नहीं और सड़क पर भी नहीं। लेकिन सवाल यह भी तो है कि पूछेंगे नहीं तो गिनेंगे कैसे। वैसे इस पूरी राजनीति के बीच वित्त मंत्री ने आज एक बहुत बड़ी बात कही जो एक नई बहस छेड़ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज जैसी राजनीति हो रही है वो संसद, सेना, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर अटैक है। सुनिए उनका ये बयान।
But if there will be instability and anarchy in the country, the journey towards Vikasit Bharat will become more difficult. India's social fabric, parliamentary traditions, economy, and the armed forces are all four being severely attacked. Today, through a conspiracy, the fault lines of our society are being exposed. Mistrust is being created against each other in the society through fallacies, lies, and deceit. Efforts are being made to create such a situation that even a spark will lead to a lot of conflict. तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, देश का हलवा किसने खाया और जनता को बलवा किसने खिलाया? बजट बनाने वालों की जाति पूछने वाले राहुल गांधी क्या राजीव गांधी फाउंडेशन और कांग्रेस के संगठन में जाति पर जवाब देंगे? अगर संसद में जाति की चर्चा भी पाप, तो सड़क पर जाति क्यों पूछेंगे? क्या विपक्ष पर संसद, सेना, अर्थव्यवस्था और समाज पर अटैक वाली राजनीति करने का आरोप दमदार है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कमरू जमात चौधरी राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, सीपीआई के सपोर्टर हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को। राजकुमार भाटी जी, जाति पूछना संसद में गाली है, कैसे पूछ ली जाति? आज तो अखिलेश यादव ने एंग्री यंग मैन का परिचय दे दिया, लेकिन राहुल गांधी को तब क्यों नहीं टोका था जब पत्रकार से बीच रास्ते पर उसकी जाति पूछी गई थी और कहा गया था ना तुम ओबीसी से हो ना तुम्हारा मालिक ओबीसी से है, तुम क्यों हो जो हो? राजकुमार भाटी जी, तब जाति सड़कों पर पूछी जा रही थी। आज राहुल गांधी की जाति किसी ने पूछ ली, उसका मेंशन भी कर दिया, तो इतना बवाल, और नाम भी नहीं लिया राहुल गांधी का। नाविका जी, इस सवाल से जुड़े तीन चार बिंदुओं का मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक जवाब देता हूं। कृपया मुझे थोड़ा बोलने का अवसर देना, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। पहली बात तो ये कि सदन के अंदर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से वो विषय रख दिया जिसे वो चाहते थे, और जिन्हें समझना था उनकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया। जिन्हें नहीं समझना वो तरह तरह के बहाने करेंगे, उसे घुमाने की कोशिश करेंगे, उसका जो है तुलना करेंगे, दूसरे पुराने इतिहास में खोजेंगे कि कहाँ कहाँ से उसकी काट की जा सकती है। तो उन्होंने बिल्कुल जो हलवा का मामला जो रखा, प्रतीकात्मक भाषा में, उन्होंने मुहावरे की भाषा में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस देश में हलवा बांटने वाले चंद हाथों में वो अधिकार हैं बांटने के, और वो चंद लोगों को ही दिए जा रहे हैं, उसमें भेदभाव किया जा रहा है। देश की 90% आबादी अभी सत्ता से, साधनों से, शिक्षा से, सम्मान से वंचित है, और ये षड्यंत्र पूर्वक इसे वंचित रखा जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन जो आपने प्रश्न उठाया, मैं उससे बिल्कुल 100% सहमत हूं। पुराने टाइम में कांग्रेस भी इस सामाजिक न्याय की विरोधी थी। कांग्रेस ने भी बहुत भेदभाव किए। जब काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट 1955 में आई तो पहली अनुशंसा उसकी यही थी कि जाति जनगणना कराई जाए। 1961 की जो जनगणना होगी उसमें जाति जनगणना कराई जाए और ये पता लगाया जाए कि ओबीसी की संख्या कितनी है। कांग्रेस उसे दबा के बैठ गई। फिर मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, कांग्रेस उसे भी दबा के बैठ गई। और 90 में जब वीपी सिंह जी ने मंडल की रिपोर्ट स्वीकार की तो कांग्रेस भी सड़क पे थी उसके विरोध में, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी विरोध में थे। ये सच्चाई है, इससे हमें बिल्कुल, लेकिन कम से कम आज इस बात की तो हमें सांत्वना है, हमें संतोष है कि कांग्रेस ने अपने आप को बदला है। कांग्रेस आज सामाजिक न्याय की आवाज बढ़ चढ़ के उठा रही है। अब मैं आता हूं उस प्रश्न पे कि अनुराग ठाकुर ने जो जाति पर टिप्पणी की और जो जाति जनगणना की हम बात करते हैं, ये दोनों एक बात नहीं है। अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी दूसरे चैनल पे भी मेरे साथ थे, मैं जवाब देना चाह रहा था लेकिन समय नहीं मिल पाया, समय कम था। ये देखिए, जाति जनगणना की बात की जा रही है सामाजिक न्याय के उद्देश्य से। वो किसी की व्यक्तिगत जाति पूछने का वो नहीं है जरिया, वो पिछड़े वर्ग की कितनी आबादी है
और वो सत्ता में, नौकरियों में, तो शिक्षा में भाटी जी, उनकी क्या स्थिति है, मैं ये कोई पता करने का पुरानी प्रयास है। मैं कोई पुरानी इतने- बात नहीं निकाल रही। मैं तो थोड़ा 10 चुनाव सेकंड के और दे रहा हूं दौरान आपको। राहुल गांधी की पत्रकार पर मैं- किए मेरी- प्रहार की बात कर रही हूं। आप उसके ऊपर बताइए ना। तब भी वो आपके अलायंस पार्टनर बोल थे। तो रहा हूं। तब आपके अखिलेश बिना पूछे यादव ही को बोल रहा हूं। क्यों नहीं आया ये कहना कि ये सवाल पूछना गलत था? आज क्यों याद आया? मैं इसका जवाब ही दे रहा हूं। आप ना भी पूछते तो भी दे रहा था, क्योंकि आपने शुरू में स्पष्ट कर दिया था पूरा सवाल। मैं कहना यह चाहता हूं कि जाति जनगणना है सामाजिक न्याय के लिए, उन वर्गों का संख्या पता लगाने के लिए, पिछड़े वर्गों की, और उनकी कितनी हिस्सेदारी है उसका पता लगाने के लिए। लेकिन किसी से व्यक्तिगत जाति की टिप्पणी करना, जाति पूछना या जाति को लेकर किसी को यह कहना कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति छोटी है, तुम्हारी बड़ी है, ये अपमानजनक होता है, अभद्रता मानी जाती है, अशिष्टता मानी जाती है। चाहे राहुल गांधी ने की हो, चाहे अनुराग ठाकुर ने की हो, चाहे मैंने की हो। मैं कतई लीपापोती नहीं कर रहा, कतई इधर उधर नहीं कर रहा। कोई भी किसी से व्यक्तिगत जाति पूछे वो गलत है, वो अशिष्टता मानी जाती है, चलिए, वो सभ्यता नहीं मानी जाती। आवाज ढूंढने तो बस पर मैं इतना 4 कहना महीने चाहता बाद हूं कि आपको मिल लेकिन गई। हमारा जो विषय आवाज है, फरवरी में मिलनी चाहिए थी विरोध करने के लिए, तब नहीं मिली, आज मिली। लेकिन शहजाद पूनावाला ये बात सिर्फ ओबीसी पर हिपोक्रेसी की नहीं है, ये दोहरे मापदंड की सिर्फ ओबीसी के मुद्दे पर नहीं है, ये हर चीज पर जिस तरह से दोहरे मापदंड रखे गए हैं। एमएसपी पर कुछ कहना, खुद कुछ करना, ओबीसी पर कुछ कहना, खुद कुछ करना, और जिस तरह से सेना पर वार हुआ, जिस तरह से इस देश में बताया गया देश को कि सेना में जो हो रहा है वो सही नहीं है, अर्थव्यवस्था में जो हो रहा है वो सही नहीं है, हर चीज को दिखाना कि यहां सब गलत है, क्या यह सही था? देखिए, इसीलिए राहुल गांधी के LOO लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद LOO का मतलब बन चुका है लीडर ऑफ अपॉर्चुनिज्म। मतलब जहां अवसरवादिता का परिचय दे सकते हैं वहां दीजिए। अब देखिए, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं, भाटी जी और हर्षवर्धन जी दोनों को पसंद आएगा, कि मैं अन्याय होता देख नहीं सकता, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं अन्याय होता देख नहीं सकता, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, इसलिए जब अपने अन्याय करते हैं तो मैं आंख बंद कर देता हूं। मतलब कि देखिए, अखिलेश यादव जी का क्या सोच है कि अन्याय होते हुए वैसे तो देख नहीं सकते, परंतु अब 68 दलित मारे गए तमिलनाडु में, नस नहीं फटी पार्लियामेंट में आज जैसे नस फट रही थी। आप देखिए कि 14,000 करोड़ रुपए कर्नाटका में SC ST समाज के बांट दिए गए दूसरे लोगों में, नस नहीं फटी जैसे आज पार्लियामेंट में फट रही थी। तेलंगाना में 22,000 करोड़ का दलितों का बजट काटकर 7,000 करोड़ कर दिया, मुस्लिमों का 3,000 करोड़ कर दिया गया, 1,000 करोड़ बढ़ा दिया गया, वहां पर नस नहीं फटी। अब जहां पे पत्रकार को अपनी जाति पूछी और सुप्रिया श्रीनेत ने यह कहा, राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से ये पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है, इसको जस्टिफाई कर रहे थे। आज भाटी जी को स्टैंड लेना पड़ा तो राहुल गांधी को अशिष्ट कहने के लिए, राहुल गांधी को मूर्ख कहने के लिए, अपने नेता के लिए भी अब शब्दावली का इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये तो इनकी मजबूरी बन चुकी है, तो छोड़ देते इस विषय को। पर दूसरी ओर राहुल गांधी भी उसी प्रकार से है, भाई अपने द्वारा किए गए अन्याय को नहीं देखना चाहते, इसलिए उनको गुस्सा नहीं आता। भाई ये बताइए ना कि 51 में कास्ट सेंसस रोका किसने? चलिए 51 की बात छोड़िए, आज की तारीख में कर्नाटका और हिमाचल में आपकी सरकार है, कास्ट सर्वे जारी कर दीजिए वहां का, वहां पर कोई जवाब नहीं देंगे। पिताजी ने कहा कि कास्ट सर्वे जो रिजर्वेशन लेते हैं वो लोग मूर्ख होते हैं, वो बुद्धू होते हैं। उनके परदादा नेहरू जी ने कहा कि ये लोग सेकंड क्लास होते हैं। आज भी वो लक्षण चेंज नहीं हुए, इसीलिए जो तमिलनाडु में है, जो कर्नाटका में है, जो झारखंड में कहां अधिकार मिल रहा है? भाई फंड काट दिए सबके। और आखिरी बात मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, एमएसपी पर स्वामीनाथन कमीशन आयोग की रिपोर्ट 8 साल लागू नहीं हुई। 2010 में केवी थॉमस ने कहा इसको लागू ही नहीं कर सकते, और जो एमएसपी आज कर रहे हैं, आज 1200 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या की क्योंकि उनको एमएसपी पर नहीं मिल रहा है दाम। तो बताइए, मैं पुरानी बात नहीं आज की बात कर रहा हूं, बताइए भाटी जी कि कब नस फटी थी कर्नाटका के दलितों के फंड कटने के विषय पर, 68 दलित मारे गए तमिलनाडु में, उस पे विषय पर एक उदाहरण दिखा दीजिए, एक ट्वीट दिखा दीजिए अखिलेश जी का। कमरुज़्ज़मान चौधरी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ओबीसी पर इतनी चिंता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए रूल कुछ और है, बाकियों के रूल कुछ और हैं। पहले आपके पिताजी, आपके नाना जी, दादाजी जो कहते थे उससे आप बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें बोलते हैं, तब तो ठीक था, आज आपको गलत लिखता है। और तो और राहुल गांधी ने क्या कहा था, बस मई में
मई में जो कहा था वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूं, जिसमें खुद एडमिट किया कि सिस्टम को वो कितनी अच्छी तरह से पहचानते हैं। पहले सुनिए, फिर जवाब मांगूंगी आपसे। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स। आपके समय में हो रहा था, बहुत अच्छी बात। आप सिस्टम को जानते थे, लेकिन आपने सिस्टम को सुधारा नहीं। अब घनघोर पाप। कमरुज़मान चौधरी जी, ये किस तरह की बरगलाने की आदत है? खुद कुछ किया नहीं, दूसरों को गाली। नाविका जी, सबसे पहले आज सुबह सुबह जो दुखद घटना हुआ वायनाड में, जहां 100 से अधिक लोग का जान चली गई, मैं उन सब मृतक व्यक्ति और उनके परिवार की तरफ मेरा संवेदना और दुख व्यक्त करता हूं यहाँ पे। अब आइए आपके मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे आज चर्चा हो रहा है पार्लियामेंट का डिबेट का संदर्भ में, मैं ये बोलना चाहता हूं, जिस तरह से विकसित भारत का 2024 का बजट आम आदमी ने ठुकराया, यहां तक भी जनगण ने तो ठुकराया, पॉलिटिकल पार्टियों ने भी ठुकराया, यहां तक भी जो भाजपा के पेरोल में 2 रुपये का ट्रोल आर्मी जो है वो भी ठुकराए इस बजट को। बौखलाई हुई है फाइनेंस मिनिस्टर इतना कि आज उनको मजबूरी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मीटिंग बुलाकर उनको बजट समझना पड़ रहा है। ये अपना देश के लिए एक दुख का बात है। 140 करोड़ की आबादी में अगर फाइनेंस मिनिस्टर अगर अपने बजट को समझाने के लिए या प्रोपेगेंडा के लिए एक ट्रोल आर्मी को बुलाकर मीटिंग करते, इससे बड़ा दुख का बात नहीं हो सकता है। आइए मुद्दे के बात पे, अगर हमारा हिंदुस्तान 47 में आजादी मिला और 2024 लगभग 75 साल के हम जो रास्ता तैर करके आए, उसमें बहुत ऊंच नीच, अप डाउन, पॉलिसी डिसीजन चेंजेस, बहुत कुछ हुआ। हमने नेहरू सोशलिज्म से शुरुआत किया था। 1991 में हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया था, जिसका फायदा आज 2024 में उठकर आज हमको अगर मिल रहा है तो उसका वजह से मिल रहा है कि आज देश एक मजबूत जगह में खड़ा होकर अपना सेना से लेकर अपना अर्थव्यवस्था से लेकर सबका जिम्मेदार अगर कोई है तो हमारा सूझबूझ और गणतंत्र है। लेकिन आइए यहाँ पे मुद्दा का बात मैं करता हूं। अगर कांग्रेस ने रिजर्वेशन का अपोज किया तो कांग्रेस ने मंडल कमीशन का ओबीसी का रिकमेंडेशन भी 1993 में लागू किया है। लोगों को हक दिलाने का कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने 1/3 औरतों का रिजर्वेशन के लिए लड़ाई किया तो नरेंद्र मोदी जी मजबूर होकर देना पड़ा। लेकिन कब? एक लॉलीपॉप की तरफ 2029 में लागू करेंगे। यह होता है अंतर, लागू करनी और कटनी में यही अंतर होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे विकसित भारत का बात कर रहे हैं और उसको कोई मुहावरा, कोई एग्जाम्पल में राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में दिया, तो आप सोचिए आज अगर नाविका जी, मेरा अगर जात का पहचान मेरे को कोई समाज से नहीं मिलता है, मेरा परिवार से मिलता है, मेरा माँ बाप से मिलता है, मेरा जात को प्रश्न पूछना मेरा बाप का परिचय को पूछने का बराबर होता है। और जिस आदमी ने गोली मारो, तो फिर ये बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आई थी जब उत्तर प्रदेश में फरवरी में बोल रहे थे और पत्रकार से जात पूछ रहे थे, तब ये बात समझ में नहीं आई थी। आज समझ में आ रही है। नहीं, आप मुझे बताइए कि तब राहुल गांधी को ये बात समझ में नहीं आई कि किस तरह से पूछा जा रहा है। किसी के बाप की पहचान पूछी जा रही है, किसी के मालिक के बाप की पहचान पूछी जा रही है। वो सही था। ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। शहजाद पुनः कमरू जी बोल रहे हैं कि किसी से अपनी जाति पूछना बाप की गाली देने बराबर है, तो पूरे देश में बाप की गाली सबको देनी है क्योंकि इनको जातिगत जनगणना करानी है। मतलब ये कह रहे कि पूरे देश में जाकर ये गालियां देना चाहते हैं लोगों को बाप के नाम पर। यही आपका तर्क है।
अन्यथा अगर एक इंडिविजुअल को राहुल गांधी जाति पूछे का तब सही होता है, कराना और जब किसी को अनुराग अपना ठाकुर बिना जात नाम और लिए बाप बीच का में नहीं। पहचान कमरू जी पूछना आपकी अलग तो है। जाति भी नहीं है भाई, अगर हम जन्म आपकी तो हुए जाति एक भी नहीं है। भारत में, कमरू जी मतलब आप में क्यों माँ बाप एक इतना ही आप है, क्यों इतना और मेरा मीडिएटर ईश्वर बन अल्लाह भी रहे एक ही है। भाई? नाविका हम जी ना तो क्या धर्म करें, इनका बदलते क्या किया हैं, जा ना सकता तो है? जात ये बदलते कमरू हैं। जमान जी जिस कमरू इशू में इनका जमान- स्टेक नहीं है उसमें भी अरे उछल सवाल उछल का के बोल रहे, जवाब तो बताइए। उनकी अब पार्टी का मुस्लिम स्टेक है, लेकिन अच्छा पार्टी का स्टेक है, इनका तो नहीं है ना, तो मेरी बात तो जाने दीजिए। पर कमरू पार्टी जमान का चौधरी स्टेक कहाँ है? एक एक करके पार्टी का स्टेक कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। कमरू जी ये बताइए, उन्होंने हलवे वाली फोटो दिखाई, उसमें बोले इसमें बताइए कौन है SC ST OBC, उसमें उनको बताइए वित्त राज्य मंत्री OBC ही है पंकज चौधरी, पर चिदम्बरम जी वाली फोटो में कौन था OBC SC ST? और ये भी पूछ लीजिए कि भाई क्यों नहीं है वो 95 के बाद क्यों बने? क्योंकि इंदिरा जी राजीव जी ने विरोध किया मंडल का, आपने नहीं, बीजेपी ने और VP सिंह जी की सरकार ने उसको लागू किया। पर सवाल आज ये बनता है कि आप इतना बड़ी बातें करते हैं, कर्नाटका में कब होगा कास्ट सर्वे बताइए? आप तो बोल रहे ना सही है, कास्ट सर्वे कर्नाटका में कब जारी होगा ये बता टाइम में आपने कमंडल बता लेकर दीजिए। आकर उसका विरोध किया। अरे बता दीजिए। ये तो इतिहास बता रहा है, आपने कमंडल लाया था 1990 में। आपने देश को जात का बगैर कमंडल आपने नहीं, वो जात को तो प्रभु श्री बांटा ही राम है। के आपने मंदिर धर्म का नाम पे भव्य भी पूरा आंदोलन था। और VP सिंह ने मंडल लाया था। आप कहां 1993 की बात कर रहे हैं कमरू जमान चौधरी जी? थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिए, कम से कम डिबेट पे आने से पहले। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इन्होंने महिला आरक्षण किया था, कहां किया था और फिर क्यों रह गया था ये बता दीजिए। और किस तरह से समाजवादी पार्टी ने तब फाड़ा था और आज ये सारे एक साथ हो गए हैं और ये उल्टा बोल रहे हैं कि मोदी जी मजबूर हो गए थे लाने के लिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये सवाल इस बात का है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी तो सही है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा का क्या करें? देखिए नविका जी, सबसे अच्छी और सुखद बात यह है कि कांग्रेस जो दबाव बना देती है मोदी जी को करना पड़ता है, तो ये तो बड़ी सुखद बात है, बहुत अच्छा है। लोकतंत्र इससे खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता। अखिलेश जी जो दबाव बना देते हैं वो करना पड़ता है, लेकिन आज दोनों दबाव में टूट गए। और जिस दिन बजट की बहस में मैं आपके साथ था तो मैंने कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी लंबे समय के बाद ट्रैप में अपने फंस गई। राहुल गांधी की 3 लाइन की पोस्ट, जिसमें आखिरी लाइन थी कॉपी एंड पेस्ट एंड प्रीवियस बजट, उसने पूरा कांग्रेस का प्रोपेगेंडा सिस्टम ध्वस्त कर दिया था। उनकी जो सोशल मीडिया आर्मी थी, IT सेल थी, उसको 2-3 दिन लग गया उसको सुधारने में, क्योंकि अगर कांग्रेस का कॉपी पेस्ट था तब भी आप आलोचना नहीं कर सकते। अगर वो प्रीवियस बजट था, इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी का बजट था, तब भी आलोचना करने की स्थिति नहीं। और आज तो दोनों बुरा फंस गए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये दो के दोनों किस में फंसे? जाति में फंस गए। लंबे समय से आपको ध्यान में होगा, आज अभी भाटी जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, मैं तो आश्चर्य में पड़ गया कि भाटी जी वही वाले हैं ना जो PDA वाले थे, या पता नहीं कौन सा नया कोई भाटी जी आ गए हैं। क्योंकि हमने तो यही सुना है, भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास कहती है, तो ये उसका मजाक बनाते थे। लेकिन ये तो कहते थे कि भाई हम PDA हैं, और उसके बाद ये कहते थे हम इनके लिए काम करते हैं। अब मुश्किल यहां ये आ गई कि जो इनका सबसे बड़ा एजेंडा है जाति गणना, ये देश को भ्रम नहीं होना चाहिए। 2011 की जाति गणना को ये सरकार भी सामने लाने वाली थी, लेकिन इतनी मुश्किल है, जो कहते हैं ना कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, यहां तो कोस और 4 कोस छोड़िए, 4 कदम चले तो जाति बदल जाती है, जाति का पैमाना बदल जाता है, सरकारी लिहाज से अगड़े पिछड़े का वर्गीकरण बदल जाता है। और तो और कई जातियां हैं जो कहीं अनुसूचित जाति में है, कहीं नहीं है। इसलिए सरकार को लगा कि इकोनॉमिक सेंसस ही करना चाहिए। अभी चंद्रबाबू नायडू ने एक बात कही जो देश को सुननी चाहिए कि कास्ट सेंसस की नहीं, देश को स्किल सेंसस की जरूरत। लेकिन अनुराग ठाकुर ने बोला क्या कि भाई जिनकी जाति नहीं पता वो गणना, अरे एकदम से परेशान हो गए। ये कमजोर नस दब गई है, इनका पूरा प्रोपेगेंडा फेल हो गया है। और आज जिस शानदार तरीके से अनुराग ठाकुर ने ये प्रोपेगेंडा ध्वस्त किया, मुझे लगता है ये कमाल का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी ने शायद लाइन ऑफ एक्शन बदला है। सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा में, उसके बाद लोकसभा में अनुराग ठाकुर और निर्मला जी भी हंसते मुस्कुराते बोल रही हैं। इनको परेशानी हो रही है। पहले नाराज दिखते थे वो लोग तो इनको मजा आता था, अब भाजपा को मजा आ रहा है, ये लोग परेशान है। चेहरे देखिए सबके उतर गए सब। भाटी जी ने हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये कल्पना करके
कि जो सामाजिक न्याय का एजेंडा है, जो जाति जनगणना का एजेंडा है, जो गरीबों को, कमजोरों को, पिछड़ों को न्याय दिलाने का एजेंडा है, वो ध्वस्त हो गया है। कितने प्रसन्न है हर्षवर्धन त्रिपाठी, इनसे इनकी जातिवादी सोच का पता चलता है कि ये गरीबों को, कमजोरों को, पिछड़ों को न्याय नहीं देना चाहते। उनके न्याय की बात अगर किसी वजह से पीछे जाती है, यद्यपि पीछे नहीं गई है, मुखर हुई है आज आवाज, जाति जनगणना की और सामाजिक न्याय की आवाज मुखर हुई है। आप ना समझना चाहें या जानबूझ के ना समझने की एक्टिंग करें, वो अलग बात है। सामाजिक न्याय एक अलग मुद्दा है। के शुरू में ही क्यों कह दिया कि अगर राहुल गांधी किसी से जाति पूछे या मैं खुद पूछूं तो ये गलत बात है? फिर आपने मुखर हुई थी आवाज, तो आज अपने अपनी तर्ज, अपना राग बदल क्यों दिया? जी ये लोग, मेरा आखिरी वाक्य आपने सुना ही नहीं, मैं तो फिर दोहरा रहा हूं। सामाजिक न्याय अलग मुद्दा है और किसी की व्यक्तिगत जाति पर टिप्पणी करना एक अभद्रता है, बदतमीजी है, गाली है। किस सरकार ने दिया? अब आप ना समझना चाहें तो आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके अंदर जो जातिवाद भरा हुआ है, जाति भेद भरा हुआ है, वो आपको समझ नहीं देता, वो आपको मजबूर करता है इधर उधर भटकाने के लिए। कहेंगे और इसीलिए अखिलेश यादव के शासनकाल में उनका तो शानदार व्हाइट हाउस बनता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोगों को घर नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना अभी मिलती है। तो दलितों को, गरीबों को पता है गिनने की ये जो बात कर रहे हैं, इनके मन में क्या। और मैं तो कह रहा हूं, जातिवादी सोच अगर अखिलेश यादव के 5 साल के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए जितने काम हुए हैं, तो फिर मोदी जी अगर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें क्या गलती है? ये कहें तो सामाजिक न्याय, वो कहें तो सही नहीं है। वैसे मैं हर्षवर्धन जी की हर बात से इत्तेफाक रखता हूं, पर आज मैं हर्षवर्धन जी आपको एक्सपोज करने वाला हूं। हर्षवर्धन जी देखिए, 10 सेकंड में आप एक्सपोज होने वाले, सुन लीजिए। सामाजिक न्याय के प्रति जितनी प्रतिबद्धता राजकुमार भाटी की है, वो उसका परिचय अभी आपको मिलेगा 10 सेकंड में। एक बार बोल दीजिए राजकुमार भाटी जी, एएमयू में एससी और एसटी आरक्षण हो, एक बार बोल दीजिए। और हर्षवर्धन जी जिनकी सो कॉल्ड जातिवादी सोच है, उनका मुंह बंद करवा दीजिए। बोले रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने रोका था? एक बार हर्षवर्धन जी की जुबान बंद कर दीजिए, आज कर दीजिए जुबान बंद इनकी। रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोकने वाला कौन था और जामिया एएमयू में एससी एसटी हटाने वाला कौन था? बताइए हर्षवर्धन जी को। मैं डिमांड करता हूं हर्षवर्धन जी की आज जो है जुबान बंद कर दीजिए। भाटी जी देखिए, सुनिए, आपकी सरकार घोषणा करे सारी यूनिवर्सिटियों में आरक्षण दे, आबादी के अनुरूप दे, पिछड़े वर्गों को 70% आरक्षण दे, हम आपका बढ़ चढ़ के स्वागत करेंगे। लेकिन आप प्रश्नों में उलझा के माइनॉरिटी के जो संस्थान हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के संस्थान है, उसमें जैन के संस्थान भी है, बौद्ध के भी है, सिखों के भी है। इसीलिए तो इतने पसंद है हम सबको। आपके समय में कुछ नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ करवाना भी मोदी से है और गाली भी मोदी को देनी है। यही आपका एजेंडा करना चाहते हैं, यही आपका एजेंडा है। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं अब तक विवेक श्रीवास्तव जी के पास गई नहीं हूं, आपकी इजाजत हो महानुभावों तो मैं विवेक श्रीवास्तव जी से पूछ लूं। आज एक और बड़ा मुद्दा उठाया निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री ने, और उन्होंने कहा प्रोपेगेंडा के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत जिस तरह से इस देश के खंभों पर प्रहार हो रहा है, वो आज सबको नजर आ रहा है। कभी आप जातिवाद पे चले जाते हैं, कभी आप बोलने लगते हैं इस देश की सेना के ऊपर, कभी आप बोलने लगते हैं हलवा सेरेमनी पर। वहां लोग अपने माँ बाप खोकर अंदर लॉक हो जाते हैं। जानते हैं कि नहीं आप, हलवा सेरेमनी इसीलिए होता है कि ये हलवा सेरेमनी के बाद बजट प्रिंटिंग में चला जाता है और नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में जेल की तरह एक कमरे बने हुए हैं, जहां से जो लोग बजट की प्रिंटिंग करते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। 14 दिन तक उन्हें अंदर ही रहना पड़ता है ताकि पार्लियामेंट में पहली बार बजट खुले, जनता में किसी को पता ना चले। और वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका मखौल उड़ाया जा रहा है। क्या यह है विपक्ष की साझेदारी इस देश में? क्या यह है आपका साथ देश की जनता के साथ? सिर्फ ओबीसी करना और सड़कों पर पत्रकारों को इस तरह से ह्यूमिलिएट करना, क्या यही आपकी चिंता है जातिवाद के बारे में? मैं पूछना चाहती हूं विवेक श्रीवास्तव जी, कहां है आपकी अकाउंटेबिलिटी, कहां है रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं एक एक करके बोलूंगा, मुझे जरा 30 सेकंड आप दे दें।
पहली चीज तो पत्रकारों को किस तरीके से रोका गया, पार्लियामेंट में किस कटघरे में रखा गया था, और माननीय राहुल जी को जाकर के मिलना भी पड़ा उनसे, ये सबने देखा। हमें तो बॉयकॉट किया हुआ है, फिर झूठी संवेदना क्यों हुआ है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। हमें तो बॉयकॉट किया हुआ है, फिर झूठी संवेदना क्यों? वो सबका अपना एक वो सबका अपना एक विशेष, वो उनका अपना विशेषाधिकार है, वो किसके पास जाना चाहते हैं किसके पास नहीं, इसमें बायकॉट की क्या बात है? अच्छा, बायकॉट की क्या बात है? 14 लोग बॉयकॉट कर दिए, ना जाति पूछी ना काम। दूसरी बात, नहीं अब आप सुनिए, नहीं वो जाति पूछना और कास्ट अलग चीज है। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब स्तंभों पे हमला हो रहा है, स्तंभों पे हमला हो रहा है इसीलिए इंडिया अलायंस बना है। कई बार हम राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, फिर भी हम इकट्ठे हुए क्योंकि स्तंभों पे हमला हो रहा है, मीडिया पे हमला हो रहा है, सेना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसीलिए हम इकट्ठा हुए और इंडिया अलायंस बना है। कौन कर रहा है? जो मखौल उड़ाना है उड़ा लो। और उत्तर प्रदेश की बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, संघ कर रहा है, संघ के साथ जुड़े हुए संघ परिवार के संगठन कर रहे हैं। अगर आप मुझे 10 सेकंड का समय दें तो मैं आपको पूरा एक्सपोज कर दूं। मैं देश की राजधानी जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जो जेल में बैठकर मुख्यमंत्री बने हैं, वहां 3 छात्रों की मौत हो जाती है। आप लोग वहां नहीं जाते जहां छात्रों की मौत हो जाती है, आप कहां जाते हैं? जंतर मंतर में, और रोते हैं कि केजरीवाल जेल में क्यों है, हाय क्या हो गया। आप छात्रों के हकों के लिए नहीं लड़ते हैं, आप अपने पॉलिटिकल हक के लिए लड़ते हैं विवेक श्रीवास्तव जी। ऐसा नहीं है। अब आप सुन लीजिए, आप अनडेमोक्रेटिक हैं, आप सबसे लेट मेरे पास आई और मुझे बोलने का आप मौका भी नहीं दे रही हैं। ये अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर है। फिर आप कहेंगे कि लोग बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? मैं फैक्ट दिखा रही हूं और तस्वीरें दिखा रही हूं। सभी ने बोला, हम सबने कहा, हम नहीं मैं तो बोलने दीजिए ना, तस्वीरें मत दिखाइए मुझे। 3 है भाई, मुझे तस्वीरें मत दिखाइए, बोलने दीजिए आप। डेमोक्रेसी का सर्टिफिकेट मैं आज लेफ्ट पार्टी से लूंगी। मुझे आप 30 सेकंड तो दीजिए, आपकी आबादी से ज्यादा प्रतिनिधित्व। हाँ, अब आप मेरे को 30 सेकंड दे दें, उसके बाद जिसको बोलना बोले। बिल्कुल, 30 सेकंड अनइंटरप्टेड आपका समय शुरू होता है। और हमला पार्लियामेंट में, थैंक यू मैडम। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब राहुल गांधी किसी से सड़क पे जाति पूछते हैं अगर, तो वो इसलिए नहीं पूछते हैं कि उसकी इंसल्ट करनी है, उसकी कमीज उतारनी है, उसको ह्यूमिलिएट करना है, उसको अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाना है। लेकिन अनुराग ठाकुर ने जिस लहजे में आज जाति को पूछा वो अलग था, वो ह्यूमिलिएटिंग था। वो कहने के लिए कि था कि तुम इस कैटेगरी में आते ही नहीं हो कि तुम जाति की बात करो। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे हैं साहब उत्तर प्रदेश में बहुत महान काम हुए हैं, हटाया गया है, ज्यादा सीटें आई है समाजवादी पार्टी की, तीसरी बड़ी पार्टी बन के उभरी है। आपको ये मानना पड़ेगा, काम नहीं हुए हैं और तभी ऐसा हुआ है। इस चीज को समझिए आप। ये अंधी दौड़ में जाकर के हम सबको देशद्रोही बोल देने से चीजें नहीं होती। तमिलनाडु द्रविड़ों ने पूरी तरीके से ध्वस्त करके एक एजेंडा को हिंदुत्व के, जिसको भाजपा ने अपने नैरेटिव में मीडिया के थ्रू लाया कि सबके सब हिंदुइज्म के खिलाफ हैं। द्रविड़ों की विक्ट्री हुई है, द्रविड़ों की सरकार है, और ये कहते हैं साहब दलित उत्पीड़न हो रहा है वहां तो साहब फंडिंग कम की जा रही है। अब आप क्या बात है, क्या बात है, द्रविड़ों ने हिंदुओं को हरा दिया। जवाब सरकार देखिए ऐसा है। अब देखिए विवेक जी, आपने अभी डेमोक्रेसी का हवाला दिया तो अब सुनना भी पड़ेगा। डेमोक्रेसी में आदान प्रदान होता है विचारों का, आप भी विवेकशील होकर सुनिए। अभी आपने द्रविड़ों की और तमिलनाडु में बात की, मुझे एक वाक्य दिखा दीजिए राहुल गांधी का, जब दलित समाज के 68 लोग मारे गए कलकुरुचि में। चलिए छोड़ देते, अब मुझे दूसरी बात पे आने दीजिए। अभी आपने कहा कि उनकी जाति तो सम्मान में पूछी गई थी पत्रकार की, भाई उनको भरे सरे आम मारा गया। अब विवेक जी आप कौन डेमोक्रेट? अरे भाई माओइस्ट के फिलोसफी को फॉलो करने वाले डेमोक्रेसी की एक बात करते हैं और यहाँ पे परिचय भी नहीं देते। नहीं भाई, अब आपके 30 सेकंड खत्म हुए विवेक जी, अब आपके 30 सेकंड खत्म हुए। अब शहजाद पूनावाला के डेमोक्रेसी के 30 सेकंड स्टार्ट होते हैं। अब सुन लीजिए, आपने कहा कि उनको तो जाति सम्मान से पूछा था पत्रकार को, और फिर उसकी अरे भाई सुन तो लो भाई, जाति उनको सम्मान से पूछा था, उनकी सरेआम पिटाई हुई थी शिव प्रकाश की, ये सम्मान था। अच्छा दूसरी बात, अभी आपने कहा कि देखिए हमें तो बड़ा हमारा अधिकार है, 14 जर्नलिस्ट को बॉयकॉट करना आपका अधिकार है। वाह वाह वाह। और आपने कहा कि डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा है, स्तंभों पर खतरा है। तो बताइए, अधीर रंजन जी ने अभी पत्र लिखा है, सुन लीजिए ना भाई साहब। अधीर रंजन जी ने पत्र लिखा है कि ममता बनर्जी संविधान को खत्म कर रही है। आप अधीर रंजन जी के साथ है, ममता जी के साथ है, जरा ये बता दीजिए।
और राहुल गांधी ने कहा वेणुगोपाल को ईडी सीबीआई गिरफ्तार करे। अब ईडी सीबीआई गलत काम कर रहे थे तो वेणुगोपाल नहीं, उन्होंने कहा पिनराई विजयन को गिरफ्तार करे, तो विजयन जी को गिरफ्तार होना चाहिए ईडी सीबीआई के द्वारा, बता दीजिए स्पेसिफिक सवाल। लेकिन जवाब दीजिए। तो ईडी सीबीआई निर्णय कर लेना, तो सही काम कर रहे हैं ना जी, बड़ी सही काम कर रहे हैं ना। राहुल जी ने बोला है विजयन को गिरफ्तार करते हैं। नहीं, सुन लीजिए ना सर, स्कूल बॉय डिस्कस, अरे आप सुनिए, अब आप सुन नहीं रहे हैं, ना आप धमका नहीं सुन लीजिए ना, अब आप नारे मत लगाइए, अब आप रिप्लाई सुनिए, आप क्लियर होकर के सुनिए। के भी सवाल है, जल्दी जवाब दीजिए विवेक जी, दर्शक बहुत से सवाल भेज रहे हैं। स्कूल, हाँ तो मैडम ये चुप रहे तब तो मैं बोलूं। ये स्कूल बॉय डिस्कशन जो है कि लेफ्ट तो कांग्रेस से लड़ रही है केरल में, और साहब कांग्रेस तो लड़ रही है तृणमूल से, और लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि तीसरे मोर्चे की सरकारें इतिहास पढ़ते नहीं है, वो ऐसे ही बनी है। अच्छा, हम केरल में लड़े थे कांग्रेस से, खराब है, और 2004 में स्कूल बॉय डिस्कशन है। संविधान पर जो देश को आपने भ्रमित किया वो स्कूल बॉय डिस्कशन नहीं थी, ये स्कूल बॉय डिस्कशन है। मैं क्या ही कहूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हाथ उठा रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समझ नहीं आ रहा, आपके पास पहले आऊं कि दर्शकों के कुछ सवाल ले लूं, दर्शकों के सवाल लेती हूं और फिर आपके पास आती हूं। के दास का यूट्यूब पर सवाल है, सीतारमन ने गंभीर बात कही है, विपक्ष किसी षड्यंत्र के तहत देश में हंगामा करता है जिससे देश अस्थिर हो और पीछे चला जाए। इस आरोप पर विपक्ष क्या कहेगा? दशरथ गर्ग का व्हाट्सएप पर सवाल है, क्या बिना जाति पूछे जाति जनगणना हो सकती है? महेंद्र सवाल पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पर, किसी की जाति नहीं पूछनी है तो फिर कांग्रेस 1950 से किसको आरक्षण का लाभ दे रही है? ज्योति करवा का व्हाट्सएप पर सवाल है, राहुल जी की बात बिल्कुल सही है, अब से क्या राहुल जी जब भी फॉरेन ट्रिप पर जाएंगे अपने साथ एक ओबीसी, एक आदिवासी और एक एससी एसटी का इंसान लेकर जाएंगे? बहुत रोचक सवाल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। देखिए नविका जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो निर्मला जी ने कहा है वो गंभीर मसला है। आप किसी भी विषय पर तथ्यों तर्कों के साथ बात नहीं करते, आप एक एनार्की पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, इस देश ने जाति जनगणना की मांग को खत्म कर दिया। मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती। सब जाति जानते हैं एक दूसरे की, हर नेता अपने क्षेत्र में जानता है, सरकारें जो इकोनॉमिक जो स्कीम लागू करती हैं उसके लिए जानती हैं। लेकिन ये जाति घृणा, जाति जनगणना के बहाने ये विधानसभा चुनाव के वक्त खत्म हो चुका था। 5 राज्यों में की थी कोशिश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, साफ हो गई कांग्रेस पार्टी, उसी दिन ये ध्वस्त हो गया। लेकिन जिस तरह से हर मुद्दे को एनार्की करने की कोशिश हो रही है, और मैं तो ये कहूंगा कि आप मुद्दों पर काम कीजिए, लेकिन राहुल गांधी को जवाब देने का तरीका शायद भारतीय जनता पार्टी ने खोज लिया है, उनको उन्हीं की तरह जवाब देना पड़ेगा। ये कौन जात हो उसको सामाजिक न्याय कहना, और कौन जात हो पर कैसे पूछ लिया जात, ये दोनों नहीं चलने वाला है, ये देश को पता होना चाहिए। बिल्कुल। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सड़क पर पत्रकार से जाति पूछना गलत नहीं है, और इस भाव से नहीं पूछा था राहुल, पिटवाया भी नविका जी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज पलट रहे हैं उस बात से। उधर विनय जायसवाल का रांची से सवाल है, क्या अखिलेश यादव को एलओपी नहीं होना चाहिए था? इतने सलीके से आज अपनी बात रखी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी को देख लीजिए, राजकुमार भाटी जी क्या कहते हैं? राजकुमार भाटी जी, गूगली बॉल आई है आपके लिए। तो यूपी में भी पीडीए नहीं, एलओपी तो वही हो सकता था जिसके जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका नेता ही तो नेता विपक्ष होता, उसमें तो कहीं कोई विवाद नहीं है। लेकिन वो जिन्होंने सवाल पूछा है वो अखिलेश यादव जी को पसंद कर रहे हैं, उनका इस बात के लिए धन्यवाद। अखिलेश यादव भविष्य के बड़े नेता हैं देश के, और भविष्य उनका बहुत स्पीच के नजरिए से, तथ्यों के नजरिए से बोला है, उनकी भाषा को पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मिथिलेश कुमार सिन्हा का दरभंगा से सवाल है, जातिगत जनगणना में जाति पूछी जाती है तो दुकानदारों को अपनी दुकान में उनका नाम लिखने पर जातिगत भेदभाव कैसे हो गया? कमरुजमान चौधरी, अब इसका सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर जाति सबसे पूछनी है तो फिर नाम लिखने में क्या दिक्कत? नाविका जी, मैं इस सवाल का जवाब बखूबी दे रहा हूं, लेकिन सबसे पहले शहजाद का एक झूठ का पर्दाफाश करने दीजिए। उन्होंने बोला कि
आरक्षण जो प्रमोशन में आरक्षण था वो कांग्रेस पार्टी ने हटाया, लेकिन जी नहीं, इंदिरा सावनी केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से आरक्षण में। दूसरी बात 1955 से एससी और एसटी का रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने लगाया। आप चुप बैठ जाइए, आपका सवाल का जवाब देने दीजिए। मैंने 10 मिनट वेट किया आपका झूठ का पर्दाफाश करने के लिए। चलिए थोड़ा आप इंतजार बोलने करो। दीजिए, मैं आपको काउंटर का समय मैंने ये बोला ही नहीं। चलिए बोलिए, आप बोलिए, जो सवाल पूछा नहीं उसका जवाब दीजिए। ये समाज आप रिवाइंड करके देख लो नाविका जी, दर्शक इतना मूर्ख नहीं है आपका शो के, बहुत ज्ञानी व्यक्ति देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। मैं निकलवा रही हूँ देश भर में आपकी चर्चा है में तथ्यों पर ही बात होगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठ फैलाएंगे तो मैं तो औपचारिक रूप से नहीं हूं, लेकिन झूठ को पकड़ना मेरा काम है। इंदिरा सावनी जजमेंट को निकाल लीजिए, अगर कल तक का समय दे रहा हूं 24 घंटा का। शहजाद भाई, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो टेलीविजन में कल आकर माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगोगे। बोलो मंजूर है 24 घंटा? 24 घंटा क्यों, अभी 24 सेकंड में कर दो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने तो अभी देख लो नाविका जी, सुन लीजिए ना, अभी आपने पूछा तो सुन भी लीजिए। रिजर्वेशन प्रमोशन में आपने कहा समाजवादी पार्टी ने विरोध किया और रिजर्वेशन प्रमोशन का विरोध किया है। हर्षवर्धन जी बैठे, पूछ लीजिए उनसे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप इस पर मध्यस्थता करें। नहीं, देखिए नमिका जी, मुझे लगता है कमरुज्जमा जी ने कुछ शायद उत्साह में सुन लिया। शहजाद ने यही कहा कि समाजवादी पार्टी ने रिजर्वेशन में प्रमोशन का विरोध किया। खत्म भी किया, यूपी में खत्म ही किया था। आपने जो किया था वो दूसरी चीज है। आपने एएमयू में और ऐसे जो यूनिवर्सिटी है वहां पर दलितों का रिजर्वेशन खत्म किया। सच ये है। लेकिन कमरुज्जमान चौधरी जी, इस सवाल का जवाब तो आपने दिया ही नहीं। लोग पूछ रहे हैं कि अगली बार राहुल गांधी जब लंदन जाएंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, तो अपने साथ SC ST पिछड़ा सबको लेकर जाएंगे कि नहीं? ऐसे सैम पित्रोदा ओबीसी है। नहीं, बिल्कुल। देखो बात ये, राहुल गांधी कहां जाते हैं, नाविका जी कहां जाते हैं, या कमरू चौधरी कहां जा रहा है, ये व्यक्तिगत टिप्पणी है। अगर सरकार में भागीदारी और हिस्सेदारी का सवाल है तो हर वर्ग को लेकर सरकार चलना चाहिए। हलवा सेरेमनी में व्यक्तिगत टिप्पणी ठीक है, यहाँ पे राहुल गांधी पर सवाल पूछो तो व्यक्तिगत पे क्यों होता है? अगर आरक्षण है, अच्छा, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी हैं, कितने SC हैं, कितने ST हैं, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में कितने थे, बता दीजिए ना कमरुज्जमान चौधरी जी। नाविका जी, आप इतना सीनियर वरिष्ठ पत्रकार होकर एक चीज बताइए, राजीव गांधी फाउंडेशन क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना? ना PM रिलीफ केयर फंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना। कौन सा प्राइवेट है और कौन सा ये है? लेकिन जितनी सेक्रेटरी से दिल्ली सरकार में, आप तो प्राइवेट सेक्टर में भी जा रहे हो, बताइए कमाल है। कितना ब्राह्मणवाद है, कितना मानववाद है और कितना पिछड़े जाति से। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, रूल्स खाली अप्लाई करते हैं मोदी के ऊपर, राहुल गांधी पर कोई रूल नहीं अप्लाई करता। बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। कह रहा हूं ना, अनुराग ठाकुर ने इनकी कमजोर नस दबा दी है। ये अब परेशान हो गए। ये कौन जात है इनके ऊपर भारी पड़ गया। और मैं फिर से कह रहा हूं, सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। जनगणना की जानी चाहिए और उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की गणना होती है। उसके अलावा भी इकोनॉमिक सेंसस में सबका होता है। जातियां इतनी भिन्न भिन्न हैं, उनके बीच में घृणा फैलाने के लिए सामाजिक न्याय का आवरण उड़ाते हैं। बिल्कुल। और सवाल राजेश कुमार का गंगापुर राजस्थान से है। राहुल गांधी जी कल संसद में बोलेंगे कि मैंने एक ऑपरेशन होते हुए देखा, 4 डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे, उनमें से एक भी SC ST OBC डॉक्टर नहीं था। क्यों नहीं था बताओ? क्या ये देश में अंतर पैदा करने की योजना नहीं है? अर्चना श्रीवास्तव का आंध्र प्रदेश से सवाल है, जब चुनाव में जाति बता कर वोट मांगे जाते हैं तब तो कोई कुछ नहीं कहता, क्यों भाई? देखिए, जिस प्रकार से राजीव गांधी जी की परवरिश रही है, राहुल गांधी की, तो उनके पिता तो मानते हैं कि बुद्धू है जिनको आरक्षण मिलता है, तो हो सकता है उनको डॉक्टर में SC ST OBC नजर नहीं आएगा, क्योंकि उनको लगता है कि जो आरक्षण का यूज करते हैं वो या तो बुद्धू होते हैं या तो कमतर होते हैं। ये नेहरू जी ने भी कहा, राजीव जी ने भी कहा। अब कमरू जी, एक ही सवाल है जो मैंने पूछा था, जामिया में SC ST होना चाहिए कि नहीं रिजर्वेशन, हाँ या ना? किसमें? जामिया में और AMU में SC ST रिजर्वेशन होना चाहिए।
आप कर दीजिए, वो कहेंगे। कोर्ट निर्णय लेगा उसका, वो मामला माइनॉरिटी। मैं बस इतना कहूंगी कि बजट देश की दिशा और दशा तय करता है, इसलिए इस पर संसद में गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन जब बहस इस बात पर आ जाए कि बजट बनाने वालों में कौन किस जाति का था, किसने कैसे हलवा खाया, तो सिर्फ ये बजट की चर्चा से भागना है, बल्कि एक तरह से देश का माहौल भी बिगाड़ना है। इसलिए जैसा वित्त मंत्री ने आज कहा कि संसद, सेना, इकोनॉमी और समाज चारों पर अटैक हो रहा है, तो ये एक गंभीर मुद्दा है। विपक्ष हो या सरकार, कोई संसदीय परंपराओं पर लक्ष्मण रेखा लांघ नहीं सकता। ये सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि जनता है, देख रही है, समझ भी रही है। आज बस इतना ही। लेती हूं सबसे इजाजत और तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करते हुए बस नमस्कार।